पहला पेशा घड़ियां था। वो होलसेलर से सस्ती घड़ियां खरीदता था और गलियों में आवाज लगाकर बेचता था। सारे दिन की मेहनत के बाद सिर्फ इतने पैसे बचते थे जिनसे ये अपने खानदान को एक वक्त की रोटी खिला सकता। वो 14 साल का महाजिर बच्चा इससे ज्यादा कर भी क्या सकता था। आप अगर बच्चों के वालिद हैं, आपके बड़े बच्चे की उम्र महज 14 साल है, तो आप घर के किसी कोने में बैठकर एक लम्हे के लिए सोचिए। आप जंग की वजह से अपना वतन छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। नए मुल्क में आपके पास सर छुपाने की जगह है और ना ही अपने खानदान को 2 वक्त खाना खिलाने की हिम्मत। आप दिन रात मेहनत मजदूरी करते हैं। आपके बच्चे मोहल्ले के गंदे और फजूल से स्कूल में पढ़ते हैं। आप एक दिन मजदूरी करते हुए गिर जाते हैं। आपका मालिक आपको उठाकर अस्पताल ले जाता है। आपका मुआयना होता है और डॉक्टर आपको बताते हैं आप कैंसर की आखिरी स्टेज पर हैं। आप घबरा जाते हैं, लेकिन ये घबराहट भी आप और आपके खानदान के काम नहीं आती। आप चंद दिन अस्पताल में रहकर दुनिया से रुखसत हो जाते हैं और आपके खानदान का सारा बोझ आपके 14 साल के बच्चे के कंधों पर आ गिरता है। तो ये बेचारा क्या करेगा? क्या इसके पास गलियों में आवाजें लगाकर घड़ियां बेचने के सिवा कोई चारा होगा? ली काशिंग के पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। चुनाचे इसने घड़ियों का थैला उठाया और अपना खानदान पालना शुरू कर दिया। ये बाहिम्मत इंसान था और किस्मत हमेशा बाहिम्मत लोगों का साथ देती है। ये चंद माह में घड़ियों के बिजनेस से प्लास्टिक के कारोबार में आ गया और प्लास्टिक के कारोबार ने इसे देखते ही देखते अरबपति बना दिया। लेकिन ये बहुत बात की बातें हैं और हम आगे जाने से पहले चंद लम्हों के लिए माजी में जाएंगे। ली काशिंग के माजी में ये 1928 में चीन के शहर शान ताओ में पैदा हुआ। जापान ने 1940 में चीन पर चढ़ाई कर दी। ये अपने खानदान के साथ हांगकांग आ गया। ये लोग शुरू में अपने चचा के घर रहे। चचा दौलतमंद और मगरूर था। इसका रवैया इनके साथ ठीक नहीं था। चुनाचे ये लोग बहुत जल्द इसका घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। वालिद ने मेहनत मजदूरी शुरू की, लेकिन चंद माह में कैंसर की वजह से इंतकाल कर गया। खानदान की जिम्मेदारी ली के कंधों पर आ गई। वो ये जिम्मेदारी निभाने लगा। ली काशिंग ने घड़ियां बेचने से काम शुरू किया और ये बहुत जल्द प्लास्टिक के कारोबार में आ गया। ये एक तजारती कंपनी में भर्ती हो गया। ये मेहनत करता गया और तरक्की पाता गया। ये फारिग वक्त में प्लास्टिक बनाने की मशीन चलाता था। ये मशीन चलाता चलाता पूरे प्लांट का काम समझ गया। इसने 1950 में नौकरी छोड़ी, अजीजों, रिश्तेदारों और दोस्तों से रकम उधार ली और प्लास्टिक के खिलौने बनाने की छोटी सी फैक्ट्री लगा ली। ये काम चल पड़ा और ये देखते ही देखते करोड़ों में खेलने लगा। अल्लाह ताला ने इसे विजन दे रखा था, लिहाजा इसने इस कामयाबी को छोटा समझा और प्लास्टिक के फूल बनाने का फैसला कर लिया। ये दुनिया में प्लास्टिक के फूलों का बानी था। इसने 1955 में हांगकांग में प्लास्टिक के फूलों की पहली फैक्ट्री लगाई और चंद बसों में पूरी दुनिया में फूल सप्लाई करने लगा। ली काशिंग की कंपनी 1960 तक प्लास्टिक के फूलों की एशिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। ये कंपनी चल रही थी कि हांगकांग में फसादात शुरू हो गए। अंग्रेज ताजर इन फसादात की वजह से हांगकांग से नकल मकानी करने लगे। इस नकल मकानी की वजह से प्रॉपर्टी की कीमतें नीचे आ गईं। ली काशिंग समझदार इंसान है। इसने अंदाजा लगाया ये टर्मोइल आर्जी है, हांगकांग बहुत जल्द अपनी पोजीशन पर वापस आ जाएगा। चुनाचे ये मुस्तकबिल को जहन में रखकर रियल एस्टेट की फील्ड में आ गया। इसने धड़ाधड़ प्रॉपर्टी खरीदना शुरू कर दी। इसने शराकतदारी पर फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स और घर बनाना शुरू कर दिए। ये छोटा सा बिजनेस आगे चलकर रियल एस्टेट की एशिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गया। इसने इस बिजनेस को चियोंग कंग प्राइवेट लिमिटेड का नाम दिया और ये कंपनी देखते ही देखते पूरे एशिया में छा गई। ली काशिंग ने आने वाले दिनों में ब्रिटिश कंपनी हटिचन्स और 1984 में हांगकांग लाइट कंपनी के मेजर शेयर्स भी खरीद लिए। यूं इसका कारोबार फैलता चला गया, यहां तक कि ये बैंकारी, तामीरात, रियल एस्टेट, प्लास्टिक, मोबाइल फोन, सैटेलाइट टीवी, सीमेंट, सुपरमार्केट्स, होटल्स, ट्रांसपोर्टेशन, एयरपोर्ट्स, स्टील, इंटरनेट, बिजली और इंश्योरेंस की 3 दर्जन कंपनियों का मालिक बन गया। इसका कारोबार दुनिया के 55 मुल्कों में फैला हुआ है। इसके मुलाजमीन की तादाद 3 लाख है और ये हर साल अरबों डॉलर मुनाफा कमाता है। ये इस वक्त दुनिया का 38वां अमीर तरीन शख्स है। ली काशिंग की उम्र इस वक्त 97 साल है। ये इस उम्र में भी सबसे पहले दफ्तर पहुंचता है और आखिर में घर वापस आता है। ये मिलने वाले हर शख्स को अपनी कलाई पर बंधी घड़ी दिखाता है और बड़े फख्र से बताता है
ये घड़ी मैंने 14 साल की उम्र में खरीदी थी। ये मुझे वक्त के साथ साथ मेरी औकात भी बताती रहती है। ली का-शिंग का कहना है, मैं खुशकिस्मत नहीं था, चुनाचे मैंने मेहनत को अपनी खुशकिस्मती बना लिया। ये ली का-शिंग की कहानी थी, लेकिन ये कहानी हमारा मकसद नहीं था। हमारा मकसद इसकी फिलॉसफी है। ली का-शिंग ने 1980 में ली का-शिंग फाउंडेशन की बुनियाद रखी। ये फाउंडेशन अब तक फलाह बहबूद पर $1 अरब खर्च कर चुकी है। ये इस फाउंडेशन की वजह से एशिया का सबसे बड़ा मुखय्यर शख्स कहलाता है और ये अपने कारोबार के बजाय इस खूबी को ज्यादा बड़ी कामयाबी समझता है। इसका कहना है, मैं खुद को उस दिन कामयाब समझूंगा जिस दिन लोग मुझे बिजनेस टाइकून ली का-शिंग के बजाय फिलैंथ्रोपिस्ट ली का-शिंग कहेंगे। ये फिलैंथ्रोपी को अपना मजहब भी कहता है और ली का-शिंग का ये मजहब हमारा असल मौजू है। आप किसी दिन इंटरनेट पर बैठें और दुनिया के 100 अमीर तरीन लोगों के प्रोफाइल निकालें। आप इन प्रोफाइल का मुताला करें, आपको उन 100 अमीर तरीन लोगों में कोई शख्स मजहबी नहीं मिलेगा। आप इसके बाद दुनिया के 100 बाअसर लोगों की फहरिस्त में निकालें, आपको इसमें भी पोप और दाइश के अमीर के अलावा कोई मजहबी शख्स नहीं मिलेगा। आप इसके बाद दुनिया के 2000 अमीर और बाअसर लोगों की फहरिस्त निकालें, तो आपको इन 2000 लोगों में सिर्फ 11 लोग मजहबी मिलेंगे। ये एक हकीकत थी। अब आप दूसरी हकीकत भी मुलाहिजा कीजिए। दुनिया के 1989 लोग फलाह बहबूद का काम कर रहे हैं। ये फलाह आमा के बड़े बड़े मंसूबे चला रहे हैं। ये पोलियो वैक्सीन से लेकर अफ्रीका के कहतज़दा इलाकों तक खुराक का बंदोबस्त कर रहे हैं। ये लोग मस्जिदों में जाते हैं, चर्च में, सिनेगॉग में, मंदिरों में और ना ही टेम्पल्स में। ये इंसानों और इंसानियत को अपना मजहब समझते हैं और ये हम वक्त इस मजहब की इबादत में मसरूफ रहते हैं। जबकि दुनिया के 11 बाअसर मजहबी लोग वेलफेयर का कोई काम नहीं कर रहे। दुनिया के 1989 बाअसर लोगों ने जिंदगी में कोई इबादतगाह तामीर नहीं कराई और दूसरी तरफ 11 मजहबी लोगों ने किसी प्यासे के लिए कुआं और किसी बीमार के लिए कोई डिस्पेंसरी नहीं बनाई। ये क्या है और ये क्यों है? दुनिया पिछले 10 साल से इन दो सवालों का जवाब तलाश कर रही है। दुनिया जब तलाश करके थक जाती है तो ये एक लंबा सांस लेती है और मुस्कुरा कर कहती है, फलाह बहबूद दुनिया का जदीद तरीन मजहब है। ये मजहब बड़ी तेजी से इबादतों के पुराने बुत तोड़ता चला जा रहा है। वो वक्त अब ज्यादा दूर नहीं जब दुनिया में सिर्फ एक मजहब होगा और उस मजहब का नाम होगा फलाह बहबूद, इंसानों की फलाह और इंसानियत की बहबूद। और ली का-शिंग और बिल गेट्स जैसे लोग इस मजहब के देवता भी होंगे और सेंट भी। मैं इस फिलॉसफी से इत्तफाक नहीं करता। मैं समझता हूं मजहब इंसान की जरूरत भी है और मजबूरी भी। इंसान को हर सूरत खुदा चाहिए। ये खुदा के बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकता है। ये इस मामले में इस कदर मजबूर है कि ये नो गॉड को भी गॉड का दर्जा दे देता है। मैं ये भी समझता हूं मजहब का 90% हिस्सा फलाह बहबूद पर मुश्तमिल होता है और 10% इबादत पर। मगर हम इंसानों ने बदकिस्मती से मजहब के 99% हिस्से को इबादत में झोंक दिया और फलाह बहबूद बिल गेट्स और ली का-शिंग जैसे दुनियादारों पर छोड़ दी। चुनाचे ये लोग दीनदारों से आगे निकलते चले जा रहे हैं। ये लोग आज हम मजहब प्रस्तों से बहुत आगे हैं। ये हमारे मुकाबले में अल्लाह के ज्यादा नजदीक हैं। इतने नजदीक कि अल्लाह ताला इनके रिस्क और इज्जत दोनों में इजाफा करता चला जा रहा है। ये लोग जिंदगी में कोई इबादतगाह नहीं बना रहे, लेकिन ये इसके बावजूद कामयाब हैं। जबकि हम लोग इबादतगाहों पर इबादतगाहें तामीर करते चले जा रहे हैं, मगर हम नाकाम हैं। क्यों? क्योंकि बेबस इंसान दुनिया की सबसे बड़ी इबादतगाह होता है और ये लोग इस हकीकत से वाकिफ हो चुके हैं। जबकि हम लोग जिंदा इबादतगाहों को छोड़कर ईंटों और पत्थरों में खुदा तलाश कर रहे हैं और इसका नतीजा ये निकल रहा है कि ली का-शिंग जैसे लोगों का मजहब फैल रहा है और हम सुकड़ते चले जा रहे हैं। मुझे अक्सर महसूस होता है कि अगर हम इसी तरह सुकड़ते रहे और ली का-शिंग जैसे लोग इसी तरह फैलते रहे तो वो दिन आते देर नहीं लगेगी जब खुदा उनके पास चला जाएगा और हमारे पास सिर्फ इबादतगाहें रह जाएंगी।